मैंने सर टाइम उतना ही लगता है। अगर 1 घंटा बोल रहे हैं तो उस 1 घंटे में इन सारे सवालों के जवाब भी तो दिए जा सकते थे जो विपक्ष उठा रहा था। अगर विपक्ष के सारे मुद्दे उठाए गए गलत ही हैं, सारे सवाल गलत ही हैं, तो उस पर जवाब देने में क्या दिक्कत है? क्यों बाकी सब कुछ होगा भाई? ये तो विपक्ष पहले से मांग रहा है ना, सदन के बाहर लगातार चुनाव आयोग से मांग रहा है कि आप मुझे मशीन रीडेबल फॉर्मेट में वोटर लिस्ट दे दीजिए। महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट वो मांग रहे थे, हरियाणा की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, वो कर्नाटक की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन नहीं देता है। इन सब चीजों को एड्रेस नहीं करते हैं और ऊपर से ज्ञान बगाड़ते हैं कि मैं इतना सीनियर हूं और मेरे हिसाब से चलेगी। भाई आपके हिसाब से चीजें होंगी, आप जब चाहेंगे देश के सामने जो झूठ चाहेंगे वो परोसेंगे, बाकी कुछ नहीं कहेंगे, किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे। ये कहीं जिम्मेदारी में नहीं आती, ये झूठ से ही काम चलता रहेगा मेरे सर। धन्यवाद रामप्रकाश जी। देखिए, उन्होंने जो आखिरी बात कही ना कि मेरे हिसाब से सदन चलेगा, यही बात जो है वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाया था और जो उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे जो अहम पद थे, जिसमें उनको यह अधिकार दिया गया था कि उनके पास डिस्क्रिशनरी पावर रहेगी। देखिए, सिर्फ टेक्निकल चीजों के आधार पर, जो टेक्निकल लीगल मामलों के आधार पर आप सिर्फ देश के लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर पाएंगे। सबसे जरूरी चीज है कि देश के अंदर लोकतंत्र में लोगों का भरोसा बना रहे, है ना। क्योंकि जो संविधान सभा ने या संविधान ने जो इलेक्शन कमीशन को जो दो प्रमुख जो जिम्मेदारी दी है, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये जो फेयर है ना, वो फेयर सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है। फेयर जो है वो लोगों के लिए है, लोगों को लगे कि ये फेयर है। और इसीलिए अगर आप तथ्यात्मक रूप से, टेक्निकल रूप से सही भी हो, तो भी आपको लोगों के जो आशंकाएं हैं, जो उनकी वो है, उनको उसको दूर करना पड़ेगा। तो दोनों ही काउंट पे, एक तो जो है वो कंसेप्शन के लेवल पे, और दूसरा प्रोसीजर के लेवल पे। एसआईआर के मामले में, प्रोसीजर के मामले में भी जो है प्रॉब्लम है। तो आपको वो जो प्रोसीजरल लैप्स है उसको भी फिक्स करना चाहिए। और आपने जो निशिकांत दुबे का जो सुनाया है कोर्ट का, कि जो ओम बिरला ने कहा कि भाई आप जो सदन में बोलेंगे उसको आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ये बात सुनने में बड़ी मासूम लगती है, लेकिन जो मूल बात है वो आप देखिए कि संविधान ने क्या, जो हमारे सांसद हैं उनके ऊपर कोई ऐसा प्रतिबंध लगाया है? अगर ऐसा प्रतिबंध लगाता तो ये रहता कि आपको सदन में कुछ भी नहीं बोलना है। हमारे जो विशेषाधिकार दिए गए हैं कि आप सदन में जो आप बोलेंगे उसको लेकर के आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, आपकी बात गलत होगी तो जो स्पीकर है उनको एक्सपंज कर देंगे। हमारे उसमें तो ये रहा है कि मकबूल भट्ट ने संसद के भीतर कहा कि हाँ मैं आतंकवादी हूं, आप मेरे ऊपर केस चलाइए। संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उनको छोड़ दिया गया। तो आप, जो सबसे जरूरी बात है, वो जरूरी बात लोकतंत्र में ये है कि ये मिनिमम डिसेंसी की और मिनिमम जेंटलमैनशिप की मांग करता है। देखिए, जो संख्या बल जो है और बहुमत जो है, वही लोकतंत्र के स्वास्थ्य को सुनिश्चित नहीं करता। एक उदाहरण याद आता है कि एक बार जब किसी बिल को लेकर के बहस हो रही थी, एक तरफ राजा जी थे और एक तरफ जवाहरलाल नेहरू थे, किसी मुद्दे पर, तो जवाहरलाल जी ने टोंट करते हुए कहा कि नंबर्स आर इन माय फेवर। तो राजगोपालाचारी ने कहा बट रीजन इज इन माय फेवर। और जवाहरलाल नेहरू ने उस जो करेक्शन को माना। तो ये थी हमारे संसदीय इतिहास में चीजों की गरिमा। देखिए, आपको आप जर्नलिज्म में भी जानते हैं, डिफेमेशन लॉ में भी है कि भाई फैक्चुअली आप गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने पब्लिक गुड के लिए कोई चीज की है तो उस आधार पे आपको, आपके ऊपर डिफेमेशन नहीं लगेगा। तो उसी तरह जो सांसद है कोई भगवान नहीं है, कोई सारे विषयों के ज्ञाता नहीं है, कोई वो एकदम से लोग शोक मोह ग्रस्त सबसे बाहर है, ऐसा नहीं है। उनसे गलतियां हो सकती है, वो आवेश में हो सकते हैं, भावना में बह सकते हैं,
लेकिन इसके लिए उनके आप जो चीजों को देखिए, आप जब कोई चीज कहते हैं और खास करके आज के मीडिया के जमाने में जब लाइव ब्रॉडकास्ट होता है, तो आपका जो कहा हुआ है उससे क्या अर्थ होगा, सही है, गलत है, जनहित में है, नहीं है, इन सब का इंटरप्रिटेशन लोग आप खुद करते हैं। तो आप वो आजादी सांसदों से ना छीनें। और दूसरी बात ये कि जो कोशिश लगातार भाजपा करती है, जो उसको हम लोग कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं नॉइस, तो ये जो नॉइज जो होता है वो मीनिंग को इंटरप्ट करता है। और जो अभी भाजपा की जो कार्य प्रणाली रही है या देखने में जो आ रही है, ये दोनों तरह के नॉइज को खूब पैदा कर रही है। एक जिसको हम मैकेनिकल टेक्निकल नॉइज कह सकते हैं, और दूसरी तरफ जिसको कल्चरल और कम्युनिकेशनल नॉइज कह सकते हैं। इस तरह का माहौल बनाया जाता है जिसमें चीजों के मायने और अर्थ हो जाते हैं। आपका जो जो कमिटियां हैं संसद की, पहले उसका जो चरित्र था, उसकी जो संगठना थी, उसमें था कि जो संजीदा विषय होंगे उस पर संजीदगी से वाद विवाद होगा और विपक्ष के उसको ध्यान में रख करके इसको समावेशित किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं संसदीय समितियों में कि एक तो पूरी कोशिश की जाती है कि कोई जो विपक्ष का जो नेता जो है वो संसदीय समिति का प्रमुख ना बन पाए, और अगर बन जाए तो ऐसा हो जाए कि उसका जो नोट ऑफ डिसेंट को भी दर्ज नहीं किया जाए और अंदर में वही मल्ल युद्ध की स्थिति हो। तो ये हमारे चेतने का समय है कि हम इस चीज को, इस खतरे को पहचाने कि किस तरह से ऐतिहासिक झूठ परोसे जाते कर रहे होते। विनय सर, बहुत छोटा सा एक और सवाल जो है उसका भी मैं सोच रहा हूँ शायद उस पर कहीं कुछ जवाब मिल जाए। जो ऑथेंटिकेशन वाली बात है, कल जितनी भी चीजें अमित शाह ने कही हो, निशिकांत दुबे ने कही हो, कंगना रनौत ने कही हो, कई सारी ऐसी बातें रही जो बिना सिर पैर की थी, लेकिन उनको ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आपने सदन में बोल दिया, अब स्पंज कल बिरला साहब, बल्कि अमित शाह गाली देने के बाद अगर ये बात कहें कि नहीं अगर मैंने कुछ गलत कहा, आपने गाली दे दी फिर भी आप नहीं मान रहे कि आपने गलत कहा, और उसके बाद उनको उस शब्द को स्पंज किया जाए, लेकिन स्पंज करने के लिए भी अमित शाह कहें, तो फिर रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों की बात क्या ही की जाएगी। अब कभी क्या रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों पे सवाल किया जाना उचित रहेगा जब अमित शाह सदन में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने लग जाएंगे? यही तो विडंबना है हमारे समय की कि जो जिम्मेदार और सम्मानित पद है, जिनकी जिनकी जवाबदेही है कि जो संसदीय परंपराओं की गरिमा को बनाएंगे, उनको जो है उस पे ऐसे लोग बैठे हैं जिनको इनकी महत्ता नहीं पता है। उनको ये पता नहीं कि वो एक एक जीवित इतिहास लिख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग देशभक्ति के नाम से लोगों को सवाल पूछने से विरत कर रहे हैं और ऐसे लोगों को संसद में ला रहे हैं जो बजाय संसदीय परंपराओं को और लोकतंत्र को मजबूत करने के वो एक राजनीतिक कीर्तन में संलग्न हो जाए। और उनको ऐसे लगता है कि जैसे एक प्रोग्राम बयान वो दे रहे हैं जिनको उनको ये रोल असाइन किया गया है ना। और वो आप एक कविता है मुक्ति बोध की ना, कि सब चुप, कवि चुप, आलोचक चुप, और उसमें एक ये है कि उन्हीं में शामिल था डोमा जी उस्ताद। तो ये जो है अभी हम उसी दौर में जी रहे हैं जिसमें बड़ी खतरनाक प्रवृत्तियां जो है वो संसद के भीतर है। और जो एक नुकसानदेह बात है कि राजनीतिक पार्टियां जो है वो लगातार लोगों की घेरेबंदी कर रही है राजनीतिक प्रक्रियाओं में भागीदारी से, और वो सारे चीज जो जिन पे लोगों का दबाव होना चाहिए था वो एक एक करके उनसे लेकर के बाजार को दिया, और बाजार जो है वो धीरे धीरे राजनीति पे इस तरह से काबिज हो रहा है कि हमारी नियति जो है वो पहले बाजार और बाजार से बाहर जो है बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ। ये खतरनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम सबको इसके खिलाफ खड़ा